शेखर वेंकट रमन जो बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, नोबेल प्राइज़ विनर 1930 में उनको मिला। उनका आज की तारीख में उन्होंने ये खोज की थी जिसको रमन इफेक्ट कहते हैं। प्रकाश की प्रकीर्णन पर उनका एक खोज थी जिसको रमन इफेक्ट कहते हैं। उसकी खोज के कारण उसको ये आज इसको मनाया जाता है। और आज के दिन का प्रमुख उद्देश्य यही है कि पूरे विश्व में जब विज्ञान चरम पर है, विज्ञान की उपलब्धियां चरम पर है, ऐसे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उस तरह से समाजों में व्याप्त नहीं है। विज्ञान की उपलब्धियों का उपयोग अवैज्ञानिकता को फैलाने में किया जा रहा है। तो लिहाजा आज के अवसर पर इस तरह की संकल्प हों और इस तरह की चीज़ें हों जो कि जनता में वैज्ञानिकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विज्ञान के बारे में प्रचार प्रसार हो, लोगों के उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समावेश लोगों की समाजों में हो, जिससे कि राग द्वेष जिनका कि कोई लॉजिकल आधार नहीं है, वो राग द्वेष समाजों से निकले। जातीयता, क्षेत्रवाद, धार्मिकता, ऊंच नीच बात, ये सारी चीज़ें, अवैज्ञानिकता, अपने को ऊंच संस्कृति मानने का जो जिंगोइस्टिक अप्रोच है, ये तमाम चीज़ों से लोगों को बोला, उन लोगों के बीच में इस बात की वो हो कि ये अवैज्ञानिक चीज़ें हैं, इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक मिनट। प्रमुख कारण एक कारण नहीं है। ये बात सही है कि जो जोशीमठ बसा हुआ है पुराने भूस्खलन के मलबे के ऊपर बसा हुआ है। ऐसी बहुत सारी बस्तियां पहाड़ों में, सैकड़ों की तादाद में ऐसी बस्तियां हैं और वो स्टेबल भी रहा है। लेकिन ऐसा भी रहा है, भूस्खलन तो अतीत में भी आते रहे। इतिहास में जिक्र आता है कि जो 1000 के करीब सन जो कत्यूरों की राजधानी वहाँ थी 7वीं सदी से, और 1000 के आसपास उसको वहाँ से अन्यत्र स्थापित किया गया। शायद मेरे ख्याल से बागेश्वरी लाया गया और उसके पीछे भूस्खलन भी एक कारण रहा। इसके अलावा भूस्खलन की घटनाएं तो जब तब आती रही। 1970 में जब पूरे अंदर अलकनंदा घाटी में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, उसके बाद भी रीएक्टिवेट हो गया था ये स्लोप। तो 1976 में तत्कालीन गढ़वाल कमिश्नर थे महेश चंद्र मिश्रा जी, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। उन्होंने उस रिपोर्ट में कहा था कि वो रिपोर्ट में कुछ चीज़ें बहुत डायरेक्ट रिकमेंडेशन थी। एक तो ये है कि यहाँ जो बड़े बड़े बोल्डर हैं भूस्खलन के, उनको न छेड़ा जाए। दूसरा, निर्माण कार्यों को हतोत्साहित किया जाए। तीसरा, यहाँ पर प्लांटेशन किया जाए और वृक्षों को न काटा जाए, वन विनाश न किया जाए, जो वृक्षों को न काटा जाए, और बहुत निर्माण नहीं होने चाहिए। ड्रेनेज की बात करी थी। ये सारी चीज़ें तो सरकार के द्वारा गठित कमेटी की रिकमेंडेशन सरकारों ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया और अनियंत्रित वहाँ निर्माण होते रहे। उसके बाद आर्मी का इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट आया वहाँ, इतना ITBP का आया, उतनी बस्तियाँ वहाँ बहुत बड़ी, 5-5, 6-6, 7-7 मंजिले वहाँ घर बने। और इन सब से इतर एक बात और ये कि जोशीमठ के चारों तरफ जो जल विद्युत परियोजनाओं का जो घेराव है, वो कहीं ना कहीं उसने भी इसको डिस्टेबलाइज किया है इस एरिया को। जिस तरह से ब्लास्टिंग होते हैं सड़कों के द्वारा, ये सुरंगों के द्वारा, कहीं ना कहीं उनका रोल जरूर है। क्योंकि ट्रिगरिंग इफेक्ट, एक बात है कि ये सारी चीज़ें तो हो ही रही थी, सडन टूटन शुरू कैसे हुई, उसका कोई ना कोई ट्रिगरिंग कारण था, तात्कालिक कारण था। इनको ढूंढने की तो हमें पूरी संभावना इस बात की भी लगती है कि जो टनल, जो NTPC की जो टनल की जो बात हो रही है, अभी मैं एज ए वैज्ञानिक तो इस बात को पुष्ट करने में सक्षम नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे को सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो मिल रहे हैं, उसके पानी का और उस टनल का कहीं ना कहीं रोल इसमें आता हुआ दिख रहा है। शोध जारी है, कुछ समय बाद, 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद कुछ परिणाम आएंगे शायद इसमें। जैसे अनियंत्रित निर्माण, पुअर ड्रेनेज, घरों का पानी का कोई निष्पादन नहीं है, निकासी पूरी नहीं है। कितना, ये कोई आचार संहिता है ही नहीं कि कितने भवन निर्माण, किस तरह के भवनों को आप परमिशन दे रहे हैं, कितने मंजिल तक दे रहे हैं, निर्माण की शैली क्या है, कहीं कोई वो है ही नहीं, कहीं कोई प्रोटोकॉल है ही नहीं। और इसमें सरकारें भी पीछे नहीं है। मैंने ये बात उठाई थी कि ये केवल एक जोशीमठ की बात नहीं है। मैंने कहा था कि बंसियारी है, मैंने कहा था धारचूला है, मैंने कहा था कि नैनीताल है, भटवाड़ी है, गुप्तकाशी है, दुनिया भर के गोपेश्वर है, पौड़ी है, ये तमाम जगह ये स्थितियाँ सुनर और लेटर आनी है, आ रही हैं। ये बहुत क्रिस्प नॉर्म्स बनाए जाने चाहिए, कैरिंग कैपेसिटी डिसाइड होनी चाहिए कि अब यार इसके बाद ज़्यादा नहीं, ये ज़्यादा हो गया, ओवर हो गया ऑलरेडी, और जो जितना है उसको बचाने के लिए समय रहते हुए उसके उपाय होने चाहिए।
इस बात में पूरे विश्व के वैज्ञानिक भूकंप विज्ञानी एक मत है उनका कि उत्तराखंड में बड़ा भूकंप ओवरड्यू है। 4-5 साल से इतना बड़ा भूकंप आया नहीं है और ऊर्जा का जो संग्रहण यहाँ हो रहा है, स्ट्रेस जो एक्युमुलेशन हो रहा है, जो दबाव बढ़ रहा है, वो अन्य क्षेत्रों से ज़्यादा बढ़ रहा है। करीब करीब 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से दबाव बढ़ रहा है, अतिरिक्त दबाव बढ़ रहा है। अब वो दबाव संचयित होकर उसको रिलीज तो होना ही है। तो इसको सेंट्रल सेस्मिक गैप कहते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने इस बड़े पेपर आए हैं इसमें। लगभग सभी वैज्ञानिक बोलते हैं कि यहाँ बड़ा भूकंप ड्यू है और उस दृष्टि से देखा जाए तो कोई तैयारी नहीं है। बहुत निर्माण कार्यों में भूकंप की दृष्टि, भूकंप रोधी मकान टेक्नोलॉजी का उसका समावेश नहीं है। जो सामुदायिक जैसे स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं या इस तरह की कंस्ट्रक्शन है, वो भी बहुत पुअर है। घरों की बात कह नहीं सकते। तो सरकारी निर्माण भी बहुत अच्छे नहीं हैं। तो ये तो मतलब खुदा ना खास्ता अगर आ गया तो बड़ा नुकसान होगा। सर अंतिम जाया जा सकता जोशीमठ, अब जोशीमठ का जो प्रेजेंट फॉर्म है वो मकान तो टूट ही रहे हैं। उसका 30-40% मकान टूट रहे हैं, करीब 1000 से ज़्यादा मकान टूट रहे हैं और हर जगह नई दरारें आ रही हैं। आज इस पॉइंट पे ये कहना है कि कहाँ तक वो दरारें रुकेंगी और फिर तब वो कितना संवेदनशील हो जाएगा, वहाँ फिर मकान को आप इजाज़त देंगे, ये तो समझदारी नहीं है। समय रहते हुए लोगों को बचाया जा सकता है, ये इसके प्रयास होने चाहिए। हो सकता है कि ये आपके दिमाग के कुछ नए मंतुक हो, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आज ही से आप मेरे जैसे। ये बड़ी प्रक्रिया है, अपने से लड़ने की ये प्रक्रिया है, ये बहुत टाइम लेती है। लेकिन ये जरूर है, लड़ना जरूर चाहिए। अपने अंदर के विद्रोहों से जिसका कोई तर्क नहीं है उसके खिलाफ लड़ना जरूर चाहिए।